बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जानते हैं कि वो दिन आ गया है जिसके हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI कह रही थी कि वो अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। 8 दिसंबर अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ हुआ है। साथ साथ नेशनल डायलॉग कमेटी की बातें अब तेज़ होती जा रही हैं। लग ये रहा है कि कुछ हालात बदलेंगे इस साल। फिलहाल हमने आज देखा कि गौहर खान साहब PTI की लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने रैली भी शुरू कर दी। इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हो गई रैली, जिसकी क़यादत अचकज़ई साहब कर रहे हैं। दीगर रहनुमा उनके साथ 70 के करीब गाड़ियाँ हैं उनकी इस रैली में, और हम जानते हैं कि उनको भी कहीं कहीं रोका गया है, कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी हैं। हम ये भी जानते हैं कि PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं रहे हैं। हुकूमत की तरफ से तारिक फजल चौधरी ने भी ये कह दिया कि हम भी मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं रहे हैं। क्या वजह है? मुल्क को कौम के वसीतर मफाद में सियासी इस्तेकाम के लिए, मुआशी इस्तेकाम के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। मुआशरात के लिए यकीनन बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि हर कोई राज़ी तो है, मुज़ाकरात के लिए कर कोई नहीं रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर आज PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दहशत गर्दी के हवाले से कर रहे हैं। वजाहत की उन्होंने कहा हम दहशत गर्द जमात नहीं है। बताया KPK के जो वसाइल थे वो उसको नहीं दिए गए हैं। फाटा के जम होने के बाद बहुत अरबों रुपए अभी भी बाकियात में मौजूद हैं। इसके अलावा सूबे के जो अमाउंट देना था वो भी पूरा नहीं दिया गया है। तो ये इस वक्त डिस्कशन की जा रही है। ग्रैंड डायलॉग का माहौल तैयार तो है, लेकिन ग्रैंड डायलॉग शुरू क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अवामी राब्ता मुहिम PTI की कहाँ कहाँ रोकी गई है, क्यों रोकी गई है, इस पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ आज के शो के अंदर हम तफसीलन आपको बताएंगे कि दुनिया में जो बदलते हालात हैं, स्पेशली जो सुपर पावर अमेरिका है, जिसका सदर डोनाल्ड ट्रंप है, जो आप जानते हैं कुछ भी कहीं भी कभी भी कर सकता है, वहाँ पे सूरत हाल जिस स्पीड से बदल रही है। स्पेशली आज एक इंसिडेंट हुआ मिनियापोलिस में, जहाँ पे उनकी एक आइस फोर्स है जो इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल रही है, पकड़ रही है। वो कहीं पकड़ने पहुंची और उन्होंने गोली चला दी, औरत के सर पे गोली लगी, मर गई। और ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। आज बहुत उसको डिस्कस किया जा रहा है और अमेरिका में इसके हवाले से बड़ा एहतजाज भी हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज और अमरीकी CIA की पॉलिसीज के ऊपर भी आज मैं बात करूंगा प्रोग्राम के अंदर। और इंपॉर्टेंट दौरा हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब का लाहौर गैरिसन का, जहाँ पे उन्होंने एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की है। ऑफ कोर्स ये बात हम जानते हैं कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी हो, इंटरनल स्टेबिलिटी हो, प्रोमोटिंग डिसिप्लिन हो, इन तीनों पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ कमाल पैनल मौजूद है। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा रज़ा हारून साहब का, मेरे पसंदीदा सियासतदानों में से एक हैं। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोग्राम का हिस्सा होंगे सरदार अब्दुल रहमान कीतरान साहब फ्रॉम PMLN। सरदार साहब के वक्त के लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा। अली बुखारी साहब फ्रॉम PTI और इंटरनेशनल एक्सपर्ट मुनव्वर हुसैन पवर साहब सीनियर प्रोफेसर भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी अदा करूंगा। लेकिन गुफ्तगू आगाज़ में पहले करना चाहता हूं रज़ा हारून साहब आपसे, आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं रज़ा हारून साहब के डायलॉग का? माहौल तो दोनों तरफ बना हुआ है, बातें दोनों तरफ से की जा रही हैं कि नेशनल डिबेट होनी चाहिए, नेशनल डायलॉग होना चाहिए, अवामी राब्ता मुहिम भी वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात शुरू हो नहीं रहे। क्या वजह है इसके पीछे आपकी नज़र में रज़ा हारून साहब? सिंपली मैं समझता हूँ मतलब भाई कि जो एक बहुत 3 साल का एक एपिसोड है जिसमें कि ज़ाहिर बयानात हुए हैं, काउंटर बयानात हुए हैं, फिर रियासती इदारों के खिलाफ बयानात हुए, तो एक क्या कहेंगे, मिसट्रस्ट की फजा है। ट्रस्ट नहीं करती हैं दोनों, ना हुकूमत ट्रस्ट कर रही है मुकम्मल अपोजिशन के ऊपर, ना अपोजिशन जो है वो ट्रस्ट करती है हुकूमत के ऊपर। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ इतना टाइम लगना चाहिए, ऑल बट नेचुरल है। लेकिन जो सोचने की बात है वो ये कि हुकूमत की तो ख्वाहिश है, और वजीर आजम साहब कई मौकों पर इसका इजहार भी कर चुके हैं। दीगर पार्टी के सरबराहों ने, अभी आपने सुना बिलावल भुट्टो साहब ने 27 दिसंबर को भी जलसे से खिताब करते हुए कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होने चाहिए। लेकिन जो एक जो कमी नजर आती है या कंफ्यूजन नजर आता है वो हमारे PTI के दोस्तों में नजर आता है कि आधी पार्टी कहती है मुज़ाकरात होने चाहिए, आधी पार्टी जो है वो मुज़ाकरात करने वालों को पार्टी का गद्दार करार दे देती है। इनका जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ग्रुप है वो सरासर खिलाफ है। फिर जब मुज़ाकरात की आप बात करते हैं तो उस दौरान आपके बयानात में तहम्मुल आना चाहिए, थोड़ा सा आपके बयानात में ठहराव आना चाहिए, संजीदगी आनी चाहिए, लेकिन वो संजीदगी हमें नजर नहीं आती। और वो खास तौर पे बानी की सोशल मीडिया पोस्ट है, अभी हाल ही में जब भी PTI ऑफिशियल से सोशल मीडिया पोस्ट हुई है एक सहाफी का जो उन्होंने वीलॉग अपलोड किया है, तो ये तो सारी बेसिकली वो कोशिशें हैं कि लगता है कि PTI में रस्से दो जानिब से, दो लोगों के हाथ में एक रस्सा जो खींच रहा है वो चाहता है मुज़ाकरात हो, और PTI के अंदर ही एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो वो रस्सी खींच कर अपनी तरफ लेकर आ रहा है कि मुज़ाकरात ना हो। लेकिन मुज़ाकरात बहरहाल
जो है वो हल हैं, और मुज़ाकरात के जरिए ही, बातों के जरिए ही, नेगोशिएशन के जरिए ही। सियासी लोग हैं ना दोनों तरफ तला भाई, तो सियासी लोग तो बातचीत से हल निकालते हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत की जो ख्वाहिश है वो अपनी जगह, पीटीआई की खास तौर पे आज ये जरूरत है, ये उनकी बका के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पार्टी एक अच्छी सपोर्ट, एक मैंडेट रखती है, लेकिन पार्टी का स्ट्रक्चर कहीं नजर नहीं आता। पार्टी के अंदर बहुत जो जो उनके जो तंजीमी मामला है उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सेक्रेटरी जनरल साहब कहीं इत्तफाकन कह देते हैं कि चेयरमैन चेयरमैन नहीं है, कहीं चेयरमैन जो है वो मुज़ाकरात की बात करता है, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुज़ाकरात के बिल्कुल खिलाफ बात कर देते हैं। जो उनकी पार्टी में जो वो प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर मैसेजिंग की। फिर आप ये देखें ना कि बानी ने, इमरान खान साहब ने अपनी पूरी पार्टी का जो नेगोशिएटिंग फेस है वो आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने वो आउटसोर्स कर दिया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाइन पाकिस्तान के सरबराह चकज़ई साहब को, बहुत ही काबिल मोहतरम सीनियर पख्तूनख्वा सियासतदान मिल्ली है, अवामी हमारा पार्टी। नासिर अब्बास साहब को। अब जब आपने अपनी पार्टी को आउटसोर्स कर दिया, तो मुझे बताएं कि चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, इनके लिए तो मतलब शर्मिंदगी की बात है कि इतनी बड़ी पार्टी का चेयरमैन जो है वो इस काबिल भी नहीं है कि डायलॉग होल्ड कर सके। सो इनके अंदर अपना जो एक बहुत बड़ा वो कंफ्यूजन है वो सामने नजर राइट, आता है। फिर राइट। अचकज़ई साहब जो है, उनकी मुझे अब तक एजेंडा नहीं मालूम कि इस मुज़ाकरात का या एजेंडे पे बड़ा इख्तिलाफ है। तो ये सब चीजें भी होनी लेकिन अच्छी बात ये है कि कहीं ना कहीं इस अपोजिशन के अंदर भी ये कोशिशें हो रही हैं कि मुज़ाकरात हो। ये एक गुड न्यूज है। वैसे रजा साहब, एक और एडिशनल सवाल आपसे करना चाहता हूं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू बुखारी साहब। अगर मरियम साहिबा चाहें, चीफ मिनिस्टर पंजाब चाहें, तो वो सिंध में अपना जलसा कर सकती हैं, कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा। बिलावल साहब अगर चाहें कि वो पंजाब में जलसा करें तो कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब को सिंध हुकूमत ने इजाजत नहीं दी कराची में जलसा करने की। आपकी नजर में ये सही अमर है सर? आई डोंट नो द रीजन। हर जगह जलसा करने की खुली आजादी होनी चाहिए हर जमात को, प्रोवाइडेड दे साइन टू द एसओपीज, प्रोवाइडेड दे अबाइड बाय द कंडीशनैलिटीज, जो लॉजिस्टिक्स होती हैं, जो डिमांड्स होती हैं, जो जो आपको पता है हर जगह जलसा करने की जस्टिफिकेशंस, एसओपीज होती हैं। तो वो मुझे नहीं मालूम कि स्टेज पर है, कहाँ ये रुकावट है, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, लेकिन जहां तक उनको जलसा करने की इजाजत होनी चाहिए। सिक्योरिटी खदशात सर, सिक्योरिटी खदशात के सबब अवामी जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई सदर राजा अजहर ने 11 जनवरी के लिए बाग़ जिना में अवामी जलसे की इजाजत तलब की थी, सिक्योरिटी रीजन सर। हाँ, तो ये फिर इंपॉर्टेंट बात होगी। यकीनन जो सीएम है खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी साहब, उनके साथ वो सिक्योरिटी रीजन शेयर भी होंगी। और चूंकि वो वजीर आला हैं, तो एक तो सियासी रहनुमा की अपनी अहमियत होती है, फिर एक जो सूबे का सरबराह किसी दूसरे सूबे में मूव कर रहा है, तो सिंध की गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत करना। तो अगर ऐसे खदशात हैं तो इससे उनको यकीनन आगाह किया गया होगा। अब ये मैं, चूंकि मेरे पास प्रीवी नहीं हूं इन्फॉर्मेशन का सर, तो मैं इस पे ज्यादा मैं आपको बात कर नहीं सकता। लेकिन सिक्योरिटी खदशात जो है बहुत वैलिड होंगे। बिल्कुल ठीक सर। अली बुखारी साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। आपकी नज़र में मुज़ाकरात के लिए सब राजी हैं लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे, इसकी वजह क्या है? सुहेल आफरीदी साहब अगर कराची में जलसा करना चाह रहे थे बाग़ जिना में, तो सिक्योरिटी खदशात के बिना पर उनको मना कर दिया गया। लगता कुछ ऐसा है कि आपके सीएम जहाँ जाते हैं वो सिक्योरिटी की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। कुछ आप इस सूरत हाल पर रोशनी डालिए हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। बड़ी सिंपल सी बात है तला भाई, ये अभी आज तो है ना 8 जनवरी, ये 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब के शहादत वाले दिन में बिलावल साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी बड़ा जलसा किया। क्या सदर पाकिस्तान को सिक्योरिटी मुहैया की जा सकती है और उनके जलसे में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं आता, तो एक सीएम के में कैसे आएगा? मुझे तो ये चीज़, रजा अरुण भाई मेरे भाई हैं, बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मुझे तो उनकी इस लॉजिक से इत्तेफाक नहीं है। और कि अपने लिए करें तो ठीक, दूसरा करे तो उसके लिए सिक्योरिटी इशू, तो इससे तो साफ नजर आता है ना कि ये बाइस्ड डिसीजन है जो भी है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। इसमें एक पोलिटिकली किसी पार्टी को, हमारी पार्टी पीटीआई को दबाने के लिए एक मखदूम साजिश में कॉन्स्पिरेसी कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो है कि अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैदराबाद में जलसा कर दें तो ठीक है, लियारी में कर दें तो ठीक है, गढ़ी खुदा बख्श में कर दें तो ठीक है, और लाहौर में जाएं और उनको वीआईपी प्रोटोकॉल्स मिले। सर, बिलावल साहब की सिक्योरिटी को आप सुहेल आफरीदी की सिक्योरिटी से कंपेयर कैसे कर रहे हैं? मैं हैरान हूं। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि उनके लिए ना फूड स्ट्रीट बंद हुई लाहौर गए वो, ना बिजली बंद हुई, ना उनके लोगों को जो उनके साथ ठुड्डे मारे गए, ना उनके ऊपर पर्चे दिए गए, ना उनको किसी जगह जो है
उनके किसी भी सेमिनार में या किसी भी जगह उनके जो भी मीटिंग्स हुई उसमें किसी जगह रोका नहीं गया। सो बात यह है कि अब ये बात जो पीपल्स पार्टी एक अलापती आई है, हमने जब से होश संभाली कि हम जमहूरी लोग हैं, हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, ना आज आपकी जमहूरियत हमें नजर आ रही है, ना आपकी वो कुर्बानियां नजर आ रही हैं। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी जमहूरियत के लिए, दी होंगी, जरूर दी होंगी, उन लोगों का एजेंडा और था, और आज जो उनकी जगह पे उनकी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं उन लोगों का एजेंडा ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ना हमें रोटी कपड़ा मकान नजर आ रहा है, ना हमें इनके जो है वो पॉलिटिकल विजडम नजर आ रही है, हाँ पावर पॉलिटिक्स नजर आ रही है। हमें यह नजर आ रहा है कि आपके पास कुर्सी होनी चाहिए और पाकिस्तान को आप कुर्सी से रूल करें, अवामी मैंडेट से नहीं, अवामी ख्वाहिशात से नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको ये कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा तमगा है, हमारा सर का ताज है, हम भुट्टो साहब ने दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क अगर किया तो उसी भुट्टो साहब के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया, जो खुद कहता है कि 26वीं अमेंडमेंट हम लेकर आए, जिन्होंने खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो थी, जो एक डीड थी जिसके ऊपर साइन हुए सब पार्टी जमातों के, जिन्होंने खुद शायद वो पढ़ा ही नहीं, जिसके अंदर उनको ये नहीं पता चला। आज तारिक फजल चौधरी ने भी कहा कि 2 धड़े बन गए पीटीआई में। रजा हारून साहब ने भी कहा कि पीटीआई के अंदर कई धड़े बन गए, कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है, और आपका भी यही बयानिया है कि पीटीआई को खत्म करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि पीटीआई फिर भी बच जाएगी? देखिए तला भाई, पीटीआई वही है जहां पर इमरान खान है। इमरान खान साहब का मैं हमेशा कहता हूँ, ये मैं फर्ज समझता हूँ कहना कि उनका हाथ मेरे सर पे है तो मैंने इलेक्शन लड़ा, उनका हाथ मेरे सर पे है तो आपने मुझे बुलाया, आपके टॉक शो में मैं बैठ रहा हूँ, पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनका हाथ है मेरे सर पे तो मैं सीसी का मेंबर हूँ। सो द थिंग इज के एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ILF पाकिस्तान का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। सो बात यह है कि विदाउट इमरान खान कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आप कहें या जरदारी साहब को कहेंगे पीपल्स पार्टी, वो ऑन करें, ग्रुपिंग ऐसे होती है जैसे मुर्तजा भुट्टो की औलाद को बाहर फेंका गया, जैसे जुल्फकार भुट्टो जूनियर को बाहर फेंका गया। तो और ग्रुपिंग ऐसे होती है जैसे नवाज शरीफ साहब आज बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं, उनकी जो ग्रुप का आदमी था, जो उनके करीब 3 लोग थे, सारे के सारे बाहर बैठे हुए हैं। और शहबाज शरीफ जो है, जैसे कहते थे ना शेख रशीद साहब के नून से शीन निकल गई है, तो हमें तो शीन और नून रजा साहब ने ये भी कहा सर कि देखें पीटीआई के अंदर ही इमरान खान को किसी पे भरोसा नहीं रहा, तभी उनको पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह को नेगोशिएशन का इंचार्ज बनाना पड़ा, तभी उनको मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह को नेगोशिएशन का इंचार्ज बनाना पड़ा। चला भाई, मैंने सुनी उनकी बात, लेकिन ये बात का बिल्कुल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं यही चीज पीपल्स पार्टी पे कर दूं तो पीपल्स पार्टी तो विरासत के ऊपर चल रही है, आज तक उस विरासत को जरा दिखा दें। हम भी उसको एक दफा फ्रांस ला रहे हैं कि बिलावल साहब बनेंगे, या बीबी ने कहीं कहा भी है या नहीं, उनके मरने के बाद कैसे सामने आ गई चीज एकदम, तो अंडर क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इनकी चीज। तो ये दूसरों को तो कह नहीं सकते कि उसकी वजह यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो की लेगेसी कहीं और सी चली गई, वो आसफ अली जरदारी साहब और हाकम अली जरदारी साहब के घर में, तो वो तो खुद अंडर क्वेश्चन है। हमने तो बीबी शहीद के दौर में कभी नहीं देखा फरियाद बीबी को या उनकी दूसरी बहनें जो हैं उनको, आज तो हर जगह होती हैं, पिछले 10 साल से वही लीड कर रही हैं, वही जवाब देती हैं, वही लेती हैं, वही निकालती हैं। किधर है सफदर अब्बासी साहब, किधर है नाहिद खान साहब, किधर है जो इवन अमीन फहीम साहब की औलाद, किधर है जो बीबी के साथ गाड़ी में? अच्छा ये बताएं, सोहेल आफरीदी को जलसे की इजाजत कराची में नहीं मिली है, तो क्या वो अपना दौरा मंसूख कर देंगे या फिर भी आएंगे? देखिए आएंगे, जाना तो चाहिए, मुझे नहीं पता, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, के दौरा मंसूख क्यों करेंगे? वो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के 4.5 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रहे हैं और कोई उसके लिए वीजा नहीं लेना पड़ता। वहां पर आप जा रहे हैं, आपके वहां पर पार्टी की क़यादत बैठी हुई है, वहां पार्टी के सदूर बैठे हुए हैं, उनके पास और बड़े सोर्सेज हैं वहां जाने के लिए, और जाके रहमान साहब गए वहां पर, जो अवामी मौलाना फजल रहमान साहब घूम के आए, हर जगह दौरे करके, उनको सिक्योरिटी रिस्क नहीं था, और सिक्योरिटी रिस्क भी हमारे लिए आ जाता है। ये जो 70 गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुआ, बताया जा रहा था कि झेलम के करीब उसको रोक लिया गया, कुछ शायद गिरफ्तारियां करने की कोशिश की गई, इसके बारे में आपके पास क्या इत्तलात है सर, और इसका मकसद क्या है? देखें गिरफ्तारियां तो ये तला भाई करते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं। इमरान खान साहब आज 2 साल हो गए जेल में है, 3रा साल स्टार्ट होने को है। आसफ अपना शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है, चीमा साहब जेल में है, मेरे ऊपर 19 पर्चे हुए हैं। बात यह है कि इनसे क्या फर्क पड़ता है, इनको ये चीज इन्होंने तारीख से नहीं सीखी कि पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़े बड़े पर्चे हुए, जुल्फकार अली भुट्टो हैंग होगा, फिर भी वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रही है। तो इस तरह पार्टियां खत्म नहीं होती, आइडियोलॉजीज खत्म नहीं होती, जो अवाम के दिलों में बसता है ना वो खत्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी तरफ से एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप आज के टॉक शो सुबह से ले लें शाम तक, रात 10 बजे तक पीक टाइम्स में
आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, आपको हर चीज ही एक बंदे के इर्द-गिर्द नजर आएगी। ठीक है साहब, I'll come back to you. I'll come back to you. मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया कि जितना उसको बंद किया जा रहा है उतना ही उसकी बात ज्यादा हो रही है पीटीआई की। मैं गुफ्त लेके चलना चाहता हूँ नासिर भट्ट साहब को, वेलकम करूंगा फ्रॉम पीएमएलएन। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। नासिर साहब, हुकूमत भी कह रही है मुज़ाकरात होने चाहिए, पीटीआई भी कह रही है मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं रहे, वजह क्या है? वजह उनकी बदनीति, इमरान और स्टोले की बदनीति। 5 दफा पीएम साहब कह चुके हैं कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जिस शख्स को अपनी जमात पे एतमाद नहीं, बताएं मुज़ाकरात के लिए उसने किसका नाम लिया है? महमूद खान चकज़ई का, नासिर अब्बास का, वो पीटीआई से। बात यह है कि अगर उसकी यही रविश, अभी ये मेरे भाई कह रहे थे कि जी पर्चे जितने मर्जी हो जाए, याद रखें पाकिस्तान की तारीख में कोई एक सियासी जमात बताएं जिसने GHQ पे हमला किया है, जिसने अपनी फोर्सेस के खिलाफ इस तरह के ट्वीट और बाहर बैठे लोग करते हैं, ये दुश्मन जमात करती है। कोई मुझे एक बात बताए जिसके वो जो जेल में बैठा उसकी बहन ने हिंदुस्तान मीडिया को क्या इंटरव्यू दिया कि सिंदूर टू होगा तो इमरान खान बाहर आएगा। ये चीजें, ये जहाँ जब दहशतगर्दी होती है तो कौन सा सूबा मुखालफत करता है जो साथ नहीं देता? KPK। उसका एक वजीरा ले, इसी चक्कर मेरा दूसरा आया, उसने कहा मैं इसके इमरान में जान दे दूंगा। दे दो भाई जान, लेकिन पाकिस्तान पहले है, बाकी कुछ बात है। हम सब सियासी जमातें, हमारे लीडरान जो भी है, हम कहते हैं पहले पाकिस्तान फिर लीडरान। इनका अगर ये रवैया यही है, अब ये अभी मैं सुन रहा था कहते हैं जी गिरफ्तारियां, ओ भाई कोई गिरफ्तारियां नहीं। आप अगर जमहूरी तरीके से जाएंगे, आप सुबह शाम सफर करें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आपने 9 मई दोबारा दोहराना है और दोबारा आके आपने रेड जोन में ये करना है, वो तरीके इख्तियार करने हैं, तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा और आपको इससे ज्यादा सख्त कानून जो है सख्त अमल करेगा। क्यों कि हमने पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी अवाम की हिफाजत करना। इनके ये रवैये अगर ये इसी तरह रहेंगे तो फिर इनके साथ निपटा जाएगा सख्ती से। लेकिन हाँ, जमहूरी तरीका है, जरूर एहतजाज करें, हर जगह करें, लेकिन गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करेंगे। आज भी मैं कहता हूँ कि इमरान खान को चाहिए कि माफी मांगे 9 मई के मैंने अपने लोगों को अपनी फोर्सेस पे हमले कराए। ये कौन सा बंदा ऐसा करता है? शायद दुश्मन पाकिस्तान के वो ये हल्के करते हैं और हिंदुस्तान के मीडिया की बातें सुन ले कि हमने पीटीआई को फंडिंग की हुई है और ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो इस रवैये को नहीं बदलेंगे तो फिर इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। प्रोग्राम में बात करेंगे अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की, जिन्होंने आज लाहौर गैरसन का दौरा किया और बड़ी अहम पॉलिसी का ऐलान किया, जिसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहा जा रहा है। पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके ऊपर नासिर भट्ट साहब से। नासिर भट्ट साहब, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज लाहौर गैरसन में खिताब किया ऑफिसर से और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जिक्र किया, चाहे वो हमारी खुद मुख्तारी हो, चाहे हमारी अंदरूनी इस्तेहकाम का मामला हो, चाहे वो हमारे डिसिप्लिन का मामला हो। आपकी नज़र में बहुत सारे मैसेजेस गए हैं सब लोगों को इस स्टेटमेंट से। नासिर भट्ट साहब, देखें, बात यह है कि ये दुनिया में होता है भाई, अब जब अपने मुल्क पे बात आ जाए और दहशतगर्दी को ख़त्म करने की बात आ जाए, सब सियासी जमातें, अवाम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी होती है। मुझे बताएं ये कौन सी आप सियासी जमात, आप ये जो है पीटीआई, जो हमेशा को मुल्क में अमन की बात आती है मुखालफत करते हैं। कोई गैर मुल्की सदर या वज़ीर आज़म दौरा करे, ये एहतजाज रख लेते हैं। इनका यही काम है इंतशार फैलाना, तो ये नहीं चलेगा। और अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जब बेहतरी की तरफ जाता है, एक ये जमात है जिसको दुख होता है, जिसको तकलीफ होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ गया, मुल्क में अमन आया, तो फिर हमें कौन पूछेगा? क्योंकि ये तो ये वही है ना जिन्होंने कतर में उनको तालिबान को जिनके ऊपर मुकदमा थे, कत्ल के, दहशतगर्दी थे, उनको छुड़ाया ना, इसलिए छुड़ाया था कि वो मेरा साथ देंगे। आज भी मैं एक ही बात कहता हूँ कि अपना रवैया चेंज करें। मुल्क की बेहतरी के लिए जब सब सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं, उसमें फिर ये नहीं होता कि मेरा क्या आपका बयानी क्या, फिर मुल्क की बेहतरी के लिए होता है। जब वफाक पॉलिसी बनाती है, ये एक सूबा है जिसका वज़ीर आला ये है, वो है, जो इससे पहले है, वो उसकी मुखालफत करते हैं। बिल्कुल ठीक। रजा हारून साहब, आपकी नज़र में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है? हमारी खुद मुख्तारी, हमारी स्टेबिलिटी, हमारे डिसिप्लिन की भी बात की गई है इसके अंदर।
देखिए तला भाई, अगर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से मुराद रूल ऑफ लॉ है और बिल्कुल जो है ये किसी भी तरह की जो है एक्टिविटी जो कि लीगल हो, अनलॉफुल हो, टेररिस्ट एक्टिविटी, उससे निपटने की बात है, तो ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस हर स्टेट में होनी चाहिए। और खासतौर पर जिन हालात में हम रह रहे हैं इंडिया के साथ, जो हमारे मामला हैं, खासतौर पर मारकाए हक के बाद वो जख्मी, शदीद तरीन जख्मी होकर बैठा हुआ है और वो वारदातें करेगा। वो क्या करेगा? उसको वारदात करने के लिए वो हमारे जो इन ग्रोन हमारे पास जो हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बीले है या टीटीपी है, वो इनको फंड करेगा, इनके थ्रू हमारे साथ एक्टिविटी करेगा। इसी तरीके से अफगानिस्तान से जो आपके मामला चल रहे हैं, फिर रीजन में जो कुछ हो रहा है, तो ऐसे में इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए जीरो टॉलरेंस ही होना चाहिए और बिल्कुल जरूरी है, बहुत ही ज्यादा मैं समझता हूँ टाइमली है। लेकिन उसके लिए हमारी जरूरत क्या है? उसके लिए हमारी जरूरत ये कि जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेज है, देखे ना, मैं पिछले 2-3 दिनों से प्रोग्राम देख रहा हूँ तला भाई, और अली बुखारी भाई बैठे हैं, बड़ी इज्जत है, मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मुझे बताया ना, 2-3 दिन से मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ कि इनके जो केपी के जो इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं शफी जान साहब, वो उनसे जब एंकर सवाल पूछ रहा है कि टीटीपी को अब दहशतगर्द जमात कहते, वो सही जवाब नहीं दे रहा, वो घुमा फिरा रहे हैं बातों। यानी कि एक पार्टी, एक दहशतगर्द ग्रुप जो बाकायदा आपके मुल्क में, आपकी सरहदों के अंदर आकर आपके सूबे में भी और दीगर जगहों पर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है, पाकिस्तान के सिविलियंस को, इंस्टॉलेशंस को, ट्रेनों पर हमले हो रहे हैं, आप उनको खुलकर दहशतगर्द भी नहीं कह सकते। और फिर आपके हाथ में उस सूबे की हुकूमत है जहां जो इस वक्त बहुत ज्यादा मुतासिर है। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो हेजिटेशन है, ये इस आज के दौर में जो हमारी रीजनल सिचुएशन है उसमें एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए और उसका होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि पीटीआई के दोस्तों को थोड़ा सा ग्रो अप करने की भी जरूरत है ना, कि क्या हालात चल रहे हैं, कैसे मामला चल रहे हैं, उस हिसाब से हमें जो है अपने स्टेटमेंट्स को रखना चाहिए, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आई टोटली इंडोर्स के हार्ड स्टेट, जीरो टॉलरेंस, बट उसके अंदर रहते हुए जो फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम मूवमेंट है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उन पे कोई कदगन लगनी नहीं चाहिए। वेल सेड सर, वेल सेड। अली बुखारी साहब, आपकी नज़र में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हवाले से जो स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन की बात की गई है, उससे कुछ पीटीआई का कनेक्शन है सर? देखें, किसी इंस्टीट्यूशन का इंटरनल इशू है, उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट करूंगा भी नहीं और करना चाहिए भी नहीं, और वो उनका अपना एक इशू होगा जो भी होगा। मैं तो तीन चीज़ों का जवाब दे दूं। बड़े मोहतरम है मेरे लिए भट्ट साहब भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत अरसा पाकिस्तान में रहे नहीं, शायद उनको थोड़ी सी मैं हिस्टोरिकली चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात वो कहते हैं कि जी कोई भी कानूनी तरीके से जाएगा तो हम ये कर देंगे, काफिला जाएगा, भाई कोई 70 गाड़ियों का काफिला लेके जाएगा तो किसी कानून में लिखा है कि आप पे पाबंदी है? मुझे बता दें, क्या यहाँ से हम पैदल वॉक करते हुए लाहौर जाएंगे तो आपको एक्सेप्टेबल होगा, या हम कोई ग्लाइडर्स लेकर जाएंगे? मुझे आप बता दें, क्या कश्तियों में यहाँ से कोई रास्ता जाता है लाहौर का तो हम उस पर जाएंगे? भाई रोड पे ही जाना है ना, 70 गाड़ियों या 700 गाड़ियों, रोज मोटरवे आप पे हजारों गाड़ियां जा रही होती हैं, जीटी रोड से हजारों गाड़ियां जा रही होती हैं, तो क्या इसमें कोई कदगन है? कोई मुझे तो नहीं पता। अगर वो मुझे बता देंगे तो मेरे लिए भी नई चीज हो जाएगी कि नहीं जी, आपने पता लग गया, कानून बन गया कि आपने जो है वो रखे में जाना है, वहां पर आपने 2 गाड़ियों में नहीं जाना। पॉलिटिकल बात करें यार, पॉलिटिकल गुफ्तगू करें ना। अब बात यह है कि 9 मई से स्टार्ट, 9 मई से खत्म। यार खुदा का वास्ता आगे चलो यार, कि हमसे कम, हमने तो कहा था 9 मई पे बना देते कमीशन, आप इतने ही सच्चे थे, भोले भाले थे, तो आप बना देते कमीशन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुडिशरी, सबसे बड़े अफसर अभी भी बैठे हुए, बनाए तो सही, पता चल जाए। बट अली भाई साहब, सॉरी टू इंटरप्ट। खान साहब ने तो अली भाई सॉरी टू इंटरप्ट, बड़ा डिटेल में कहा। अली भाई सॉरी टू इंटरप्ट, एक छोटा सवाल ऐड कर रहा हूँ, एक चीज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। एक दिन हम देखते हैं DGISPR 3 घंटे से लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कितने इकदाम किए गए, 75,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस किए गए, और बात होती है कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती सियासी लोग करते हैं। फिर हमने देखा कि पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, गौरव खान साहब कहते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ही दहशतगर्दी के हवाले से बात करने के लिए, और बताते हैं कि पीटीआई दहशतगर्द जमात नहीं है। और फिर हमारे सिपा सालार की तरफ से, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आती है। सर 2+2 कर रहे हैं आप सर? ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो आज जो आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, बड़ी सीधी सी आई है, और जनरली पाकिस्तानी की, या भाई कौन सा पाकिस्तानी है, कौन सा पॉलिटिकल आदमी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी दहशतगर्द को सपोर्ट करती है या कर रही है या करती रही? कभी भी नहीं हुआ। देखें तला भाई, हमेशा ना आपको इक्वेशन दुरुस्त करनी पड़ती है, आपको सिम दुरुस्त करनी पड़ती है अपनी। यार हमारी तो पार्टी बनी भी नहीं थी ना जब अफगानिस्तान वॉर स्टार्ट हुई। 79 में तो जुल्फकार अली भुट्टो भी हैंग हो चुके थे। उसके बाद आपने उनको फ्रीडम फाइटर कहें या लॉर्ड वॉरियर्स कहें या उनको आप मुजाहिदीन कहें, और उसके बाद 90 तक तो वो रहे ना, वही गुलबदीन हिकमतयार, वही दोस्तम मलेशिया, वही अहमद शाह मसूद जिनको आपने हीरो बनाया। देन उसके बाद वो नॉर्दर्न अलायंस बन गए, और देन हम तो नहीं थे उस टाइम, बीवी शहीद उस टाइम वजीर आजम थी, और नसीरुल्लाह बाबर साहब वाज इन
द इंटीरियर मिनिस्टर जब तालिबान ओरिएंट 1996 में, और देन उसके बाद आगे चलते चलते गुड और बैड तालिबान हमने तो नहीं की, मुशर्रफ रजीम की आवाज थी, हमारे तो ये पैदाइश से भी पहले की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सारी। उसके बाद हमने तो नहीं जाके अभी इस्तांबुल में उनके साथ बैठ के मीटिंग्स की, अबू धाबी में की, इन्होंने की, हमने तो नहीं जाके कोई वहां पर 2021 के अंदर जाके चाय का कप पिया। यार फॉर गॉड सेक ऐसे तो ना करें ना आप 70 साल 78 साल 50 साल का मैस पे उठा के हमारे सर डाल रहे हैं, ऐसे नहीं है। हम तो आज भी कहते हैं कि यार हम खड़े हुए हैं, हम हर लिहाज से खड़े हुए हैं, और आप पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड देख लें तला भाई, बड़ा क्लियरली आपको कह रहा हूं। आप हमारा 2000, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी तो फेडरल गवर्नमेंट ने बनानी है ना, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी भी फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है ना, हमारी तो नहीं है वो। अब इशू ये है कि आप जरा काइंडली इस पे सर्च कीजिएगा, और अगर मैं गलत हुआ तो मुझे जरूर मेरी इस्लाह कीजिएगा। 2000 से लेके 2026 स्टार्ट हो चुका है, आप सारा द्वार देख लें, आपको नजर आएगा कि 2018 में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से 2018 से 2022 तक पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम दहशतगर्दी हुई है, कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ। आप सुसाइडल देख लें, आप बाकी चीजें देख लें, तो ये सारे की सारी चीजें यार हम इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारा जीना मरना यहाँ पर है, हमें इसकी सिक्योरिटी अवलीन हमारी तरजीह है। तो बात यह है कि बड़ी अनफॉर्चुनेटली बात की, हमारे दोनों भाई मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। बात यह है कि एक कहते हैं कि आप जलसा नहीं करेंगे, आप कानून की ताकत करेंगे, और यार हमें कानून आप ही बता दें, आप अपने अल्फाज हमारे मुंह में तो नहीं डाल सकते ना। बिल्कुल ठीक, थैंक यू अली बुखारी साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम। शुक्रिया अदा करूंगा अली बुखारी साहब आपका, रजा हारून साहब आपका, नासिर भट्ट साहब आपका। इजराइल और अमेरिका की यारी पूरी दुनिया पर पड़ रही है भारी। ये दोनों मुल्क अपनी ताकत के नशे में किसी भी छोटे मुल्क पर चढ़ दौड़ेंगे और दुनिया तमाशा देखती रहेगी। तारीख गवाह है, ये सिर्फ आज का मसला नहीं, ये सिर्फ आज का वाकया नहीं। मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कर्टसी अल जजीरा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इराक के सद्दाम हुसैन हो, वेनेजुएला के हुगो शावेज हो, नेल्सन मंडेला फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मोअम्मर कद्दाफी फ्रॉम लिबिया, फिडेल कास्ट्रो फ्रॉम क्यूबा, पूरी दुनिया को कितने सालों से बताते आए हैं कि अमेरिका है क्या। किसी को मरवा दिया गया, किसी को गायब करवा दिया गया, किसी की हुकूमत गिरवा दी गई, किसी को जेल डलवा दिया गया, ये हुआ इनका हाल। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अमेरिका जो जंगें तो करता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर, लेकिन असल टारगेट तो तेल होता है, मादनियात होते हैं, वहां के खजाने होते हैं। 80 से जायद मुल्कों की हुकूमतें गिराई हैं अमेरिका ने। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन पवर साहब, सीनियर प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जब भी बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और सही तरह समझाते हैं। पवर साहब, अब अमेरिका का झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अब पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल हो या अमेरिका हो, ये बस किसी भी मुल्क पे चढ़ दौड़ेंगे अपने तेल के लिए, अपने मफादात के लिए, अपने टारगेट्स के लिए। एक दौर था कि जब बड़े बड़े आपस में लड़ते थे, अमेरिका रशिया से लड़ता था, लेकिन अब अमेरिका रशिया से नहीं लड़ सकता। अब चीन भी हम देखते हैं कि खामोश तमाशाई बना बैठा रहता है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहता है। योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन पवर साहब। पहले बहुत शुक्रिया जतवी साहब। देखें, मैंने कई दफा आपके प्रोग्राम में भी और मुख्तलिफ जगहों पे ये बात की है कि इस वक्त ट्राइपोलर वर्ल्ड है और उसके आसार बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हैं। एक पोल को अमेरिका लीड कर रहा है जिसमें इंडिया और इजराइल है, दूसरे पोल के अंदर आप देखते हैं कि चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया बिल्कुल वजाहत के साथ खड़े हैं, और तीसरे पोल को फ्रांस लीड कर रहा है। रिसेंटली भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल भी फ्रांस के प्रेसिडेंट के हवाले से मॉकिंग की है और उनका एक किस्म का मजाक उड़ाया है। तो ये तीन आपको पोल नजर आ रहे हैं। अब इसमें अमेरिका की मेंटालिटी ये है कि सिंस जितने भी चेस बोर्ड्स हैं उसमें अमेरिका डिक्लाइनिंग मोड में है, सवाए मिलिट्री पावर के, क्योंकि इस वक्त भी $840 बिलियन की मिलिट्री मसल्स हैं और इसके साथ साथ $1 ट्रिलियन पे ये जाएगा। और प्रेसिडेंट ने कल ऐलान किया है कि इसे हम 2030 तक $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट बनाने जा रहे हैं। तो इस बलबूते पे वो चाहते हैं कि जितने भी दुनिया के एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, जो सप्लाई लाइन्स हैं, उन पे इनका कंट्रोल हो ताकि अमेरिका की मईशत को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपके सामने ये करना चाह रहा हूं, जो आपने अपने इंट्रो के अंदर भी साबित किया है कि अमेरिका की पूरी तारीख में, यानी पहले प्रेसिडेंट वॉशिंगटन से लेकर अब तक, आइडियलिज्म को इस्तेमाल किया है टू जस्टिफाई देयर रियलिस्ट एक्शन। आपने इराक की मिसाल दी, इराक पे उन्होंने ये भी कहा था, वी आर गोइंग इराक टू लिबरेट इराकी पीपल। इसी तरीके से प्रेसिडेंट रेगन ने जिस वक्त कोल्ड वॉर का आखिरी मरहला था, तो उन्होंने जस्टिफाई किया अपने रियलिस्ट एक्शन को ये कहकर कि जनाब सोवियत यूनियन इज एन इवल एम्पायर, इट हैज टू बी एंडेड।
तीसरा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह बताना चाहता हूं कि जो पहले पोल की मैंने बात की जिसमें अमेरिका, इंडिया, इजराइल, अब इसमें आप सिमिलैरिटी और कॉमनैलिटी देखिए। अमेरिका फॉलो कर रहा है मैकियावेलियन पॉलिटिक्स को, इंडिया फॉलो कर रहा है चाणक्य स्कूल ऑफ थॉट को, इजराइल फॉलो कर रहा है जोशुआ की किताब को। तीनों के अंदर आप देखेंगे रूथलेस यूज ऑफ पावर, तीनों के अंदर आप देखेंगे कनिंग डिप्लोमेसी, तीनों के अंदर आप देखेंगे धोखाधड़ी। और लास्ट पार्ट आपके सामने रखूं कि इस ऑर्डर को डिसऑर्डर में तब्दील करने की जो असल वजह है वो ये वजह है कि चूंकि इस ऑर्डर ने जन्म दिया है चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे मेजर पावर्स को, और मिडिल रेंज पावर जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट, इंडोनेशिया ये नुमाया नजर आ रहे हैं। तो ये चैलेंज कर रहा है अमेरिका को। एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरा यहाँ बनता है आपसे पूछना सर। हम जानते हैं कि अमेरिका के पाकिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आजकल। हमारी भारत को जंग में शिकस्त के बाद से डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार तारीफ करते हैं। हम ये जानते हैं कि अमेरिका इजराइल का बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का यार है। जब से इजराइल पैदा हुआ अमेरिका ने उसकी सरपरस्ती की, उसकी मदद की, और इजराइल ने अमेरिका की, अमेरिका ने इजराइल की। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान इजराइल का दुश्मन है। तो अगर मेरा दोस्त मेरे दुश्मन का गहरा यार हो तो क्या वो मेरा दोस्त होगा सर? देखिए, ये तो आप जिस तरह फरमा रहे हैं ना, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको अच्छी समझ है इसकी, और हमारे पास अच्छा तजर्बा है हाउ टू डील विद द अमेरिका। बाय द वे, अमेरिका के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात भी रहे, आपने बहुत फायदा भी उठाया, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका ने आपका मुख्तलिफ नाजुक औकात में साथ भी नहीं दिया। ये दोनों फिनोमेना बिल्कुल साफ नजर आते हैं। दूसरी बात यह कि जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है और पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस मल्टीलैटरल ट्राइपोलर वर्ल्ड के अंदर आप मुकम्मल तौर पे किसी भी सेंटर ऑफ पावर पे रिलाय नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे वेनेजुएला बहुत करीब था चाइना के, रशिया के, ईरान के। सवाल यह कि क्या इन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया? दिन दहाड़े उनके प्रेसिडेंट को जिस तरह वो उचक के ले गए, उनको अगवा किया, उसकी बीवी को आंख पे, अगर आपने देखा हो न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब वो अपीयर हुई है तो उसकी आंख पे जख्मों के निशान हैं, यानी उसे मारा पीटा भी है। यहां पे वुमेन राइट्स कहां गए? सवाए जमा खर्ची के और सवाए स्टेटमेंट्स के चाइना, रशिया, इनका ख्याल यह है कि अमेरिका अंदर से एक्सप्लोड करेगा। मेरा ख्याल यह है कि एक के बाद दूसरा चाइना और रशिया के सपोर्टर को ये गिराएंगे और आग चाइना और रशिया के दरवाजे पे होगी। इस सिचुएशन में पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग बड़ी परफेक्ट है कि अमेरिका दोस्त हो ना हो लेकिन दुश्मन ना हो। और याद रखें कि अगर नॉर्थ कोरिया के बाद ईरान भी गिरता है, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि हमारी फ्रंट लाइन है, लेकिन अगर गिरता है तो फिर दुनिया चाइना और रशिया की तरफ नहीं देखेगी, फिर दुनिया पाकिस्तान और मुस्लिम नेटो और जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी और पाकिस्तान का, उसकी तरफ देखेगी। बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन परवर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, और आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझा। का वक्त व्यूअर्स यहाँ तमाम होता है। फीडबैक सोशल मीडिया पे दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह।